बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही खूबसूरत बात की है। उन्होंने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट वालों ने, कि ये जो इश्तियाल अंगेज़ के ऊपर मबनी तकरीर होती है, या आप कोई ब्लास्फेमस वर्ड्स बोलते हैं, या इस तरह की जो भी तकरीर है, या कोई भी इस तरह की कोई बातचीत है, उसके ऊपर फौजदारी मुकदमा चलना चाहिए। क्योंकि ये इतना शदीद जुर्म है कि जिसकी हिद्दत और शिद्दत की वजह से बाज़ औक़ात सीरियल किलिंग होती हैं और बाज़ औक़ात एक मैसेकर भी कंडक्ट हो जाता है। उसकी वजह यह है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है, ये बात इसलिए की है इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो नफरत अंगेज़ तकरीरें हैं, इन तकरीरों की वजह से आज का हिंदुस्तान एक हिंदुत्वई हिंदुस्तान का नक्शा पेश कर रहा है। हिंदुस्तान के अंदर आग लगी हुई है और किसी भी जगह के ऊपर कोई भी बीजेपी का रहनुमा या आरएसएस का रहनुमा वो खड़ा होकर मुसलमानों के हीरोज़ की तस्लील करता है, मुसलमानों की जो वैल्यूज़ हैं, मुसलमानों का कल्चर, उनकी सिविलाइजेशन और उनकी जो इस्लामी जितनी इबादत और जो तौर तरीके हैं, उनकी तज़हीक और तजलील करता है। और जब वो ये काम करता है तो वो बेसिकली मुसलमानों को डैमेज करता है, और वो इस काम के करने के पीछे उसका जो गर्ज़ो गायत होती है वो ये होती है कि इससे दंगा फसाद हो। जब दंगा फसाद होगा तो वो मुसलमानों को मारेंगे। ये इंडिया के अंदर डेली बेसिस पे हो रहा है। ख़ातिन व हज़रात, एक बात बिल्कुल कान खोल के सुन लें कि जैसे पाकिस्तान के अंदर हम सुनते हैं टेलीविज़न के ऊपर ये बात आती है कि कश्मीर के फ़लाँ इलाके के अंदर एक नौजवान को शहीद कर दिया गया, कश्मीर के फ़लाँ इलाके के अंदर घर में सर्च ऑपरेशन हुआ, कश्मीर के फ़लाँ इलाके के अंदर एक खातून की असमत दरी हो गई, कुपवाड़ा के अंदर, कभी इस्लामाबाद के अंदर, कभी शोपियां के अंदर, कभी श्रीनगर के अंदर, तो कभी किस जगह पे, तो कभी किस जगह पे। तो जो अवाम पाकिस्तान है वो समझती है कि जो इंडियन मकबूजा कश्मीर है उसके अंदर तो ये रोज़ाना का मामूल है, तो लोगों के लिए ये आम बात हो गई है। तो इसी तरह की आम बात हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ हो रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर कभी मदरसे को आग लगाते हैं, कभी मस्जिद की बेहुरमती करते हैं, कभी नौजवान को पकड़ के उसकी लिंचिंग करते हैं, कभी किसी बुजुर्ग की तजलील करते हैं, कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ तकरीरें करते हैं, और कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐलाने जंग करते हैं, कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बाकायदा ऑर्गेनाइज्ड जीनोसाइड की बात करते हैं, कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ लव जिहाद के ऊपर वो वॉर थोपने की बात करते हैं। यानी इनके पास दसियों, बीसियों और सैकड़ों किस्म के बहाने हैं कि ये मुसलमानों को तंग करें और हिंदुस्तान के अंदर रहने के लिए उनके लिए सरजमीन को तंग कर दें। तो इस वजह से ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है 100% दुरुस्त बात की है कि जो भी आरएसएस के लीडर इस तरह की बात करते हैं वो हिंदुस्तान को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि हिंदुस्तान की जो कुव्वत है, हिंदुस्तान की जो ताकत है वो उसकी सेकुलरिज्म में है। हिंदुस्तान की जो पावर है वो ये है कि ये एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी सिविलाइजेशनल एक सोसाइटी है। इसके अंदर हर एक को टॉलरेंस से, फॉरबियरेंस से, पेशेंस से चलना होगा। अगर वो नहीं चलेंगे, कोई तंग पड़ जाएंगे तो दूसरे को वो दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे, तो उससे नतीजा ये निकलेगा कि दंगा फसाद फूटेगा, और उन फसादात के नतीजे के अंदर अगर एक पार्टी को 10% नुकसान पहुंचेगा, दूसरी को 90% नुकसान पहुंचेगा, तो दोनों सूरतों में नुकसान तो पहुंचेगा। दोनों सूरतों में नुकसान तो हिंदुस्तान का होगा, जगहंसाई तो हिंदुस्तान की होगी, इंटीग्रेशन तो हिंदुस्तान की इफेक्ट होगी, जो नेशनल कोहिजन है हिंदुस्तान की वो मुतासर होगी, और सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट्स हैं वो उससे बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर कर जाएंगी, और जितने भी ये आतंकवादी वो कहते हैं, जिनको टेररिस्ट्स कहते हैं, वो उससे ऑक्सीजन पकड़ेंगे, उनका काम जो है वो तेज़ हो जाएगा। तो फिर इन ग्रैंड टोटल बड़ा नुकसान किसका हुआ? हिंदुस्तान का हुआ। तो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझती है
उसने 100% दुरुस्त फैसला किया है और हम इस फैसले के लिए हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही खराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुस्तान की इंतज़ामिया को पाबंद करे कि वो इस तरह के इक़दाम को, जो नफरत अंगेज़ और इश्तियाल अंगेज़ तकरीर है, जो ब्लास्फेमस तकरीर है, उसके ऊपर पाबंदी लगाएं और उसके जो भी लोग इसके अंदर मुलव्विस पाए जाएं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस जो है वो स्पीडी ट्रायल के ऊपर वो चलें और दूसरों को फिर एक सबक पहुंचे और वो उससे रुकें। अगर नौपर शर्मा को सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर क्या मज़ीद नौपर शर्माएँ पैदा नहीं होगी? पैदा होंगी। उनकी जो सद्देबाब है वो ये है कि उनको पनिश किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का 100% ये एक दुरुस्त इक़दाम है। तो इसके साथ नाज़रीन, मैंने कहा हिंदुस्तान से आपको ये इस तरह की रूटीन के अंदर गलत ख़बरें मिल रही हैं रोज़ रोज़। और सैयद अली गिलानी के जो दामाद हैं मारूफ कश्मीरी रहनुमा अल्ताफ़ शाह, वो पुलिस हिरासत के अंदर इंडिया के अंदर उनका इंतकाल हो गया है। 2021 में जो अशरफ सहराई थे उनका भी इंतकाल हुआ था, उसके बाद इनका इंतकाल हो रहा है। यासीन मलिक भी उधर गिरफ्तार है। इंडिया के अंदर आप ये समझे मुसलमानों के ऊपर जो है वो ज़मीन तंग हो चुकी है और हम इधर बात भी ना करें उनके लिए। ये ईमान का लोएस्ट दर्जा है। सही बुखारी शरीफ की जो हदीस का मफहूम है कि अगर आप वो ये कुफर देखें, जुल्म देखें, जबर देखें तो आप हाथ से रोकें। हाथ से आप नहीं रोक सकते तो फिर आप उसको ज़ुबान से रोकें। आप ज़ुबान से भी नहीं रोक सकते तो उसको दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का लोएस्ट दर्जा है। अगर आप इस पे भी फाइज नहीं है तो आपका जो ईमान है वो डावाडोल हो चुका है, वो बिल्कुल नापैद हो चुका है। तो बात यह है कि आपने बात करनी है हिंदुस्तान के अंदर कश्मीरियों के ऊपर जो है जुल्म हो रहा है। एक तो इंडियन ऑक्यूपाइड जो कश्मीर वैली के अंदर जुल्म हो रहा है, दूसरा तिहाड़ जेल के अंदर जुल्म हो रहा है, तीसरा मुख्तलिफ जो घीटोस इन्होंने बनाए हुए, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए हुए हैं जिधर इन्होंने मुसलमानों को मुख्तलिफ जगह के अंदर छोटी छोटी प्रिजन्स में रखा हुआ है, उधर मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है। तो ये जो अल्ताफ़ शाह का इंतकाल हुआ है ये बहुत ही एक अज़ियतनाक तकलीफ दे बात है। उनको ना जस्टिस दिया गया है। उनके जो बेटी है, उनकी जो फैमिली है, वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट करती रही है फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो हर एक कैदी का फंडामेंटल राइट है। ये तो आप वॉर के अंदर भी हो तो तब भी ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो किधर गया जिनेवा अकॉर्ड, किधर की ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, किधर गया ज़मीर आलम? उसको जागना होगा। और मेरी बात सुन लें, ये हिंदुस्तानी मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान खुसूसी तौर पर ज़मीर आलम कभी भी ऐसे नहीं जागा करते। आपको खुद पहले जागना होगा, खुद दस्तक देनी होगी, फिर वो आएंगे, फिर वो कहेंगे हाँ जी जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है और मुसलमानों के ऊपर बीइंग ए माइनॉरिटी इन इंडिया जो हिंदुत्वाई गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, वो भी जुल्म कर रही है। तो हमें मुसलमानों को सपोर्ट करना है। तो फिर लोग आएंगे। ऐसे खाली खाली नारों से या खाली खाली ये सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट लगाने से ऐसे नहीं आएंगे कोई। ऐसे तो आपको मार पड़ती जाएगी। उसकी गिनती करते जाएं, गिनती आप उसकी इंस्टाग्राम पे करते जाएं, फेसबुक पे करते जाएं, ट्विटर पे करते जाएं। भाई नहीं, उसके लिए जिन्होंने आवाज़ उठानी है वो आवाज़ उठाएं और हिंदुस्तानी मुसलमान मसले की संगीनी को समझें और समझते हुए एक मुश्तरका कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइज्ड लाया अमल तैयार करें और हिंदुस्तान की हुकूमत को ये बता दें कि आप जितने हिंदुस्तानी हैं उतने ही हम हिंदुस्तानी हैं, और अगर वो बाज ना आए तो फिर आप जस्टिस को लें। यही इन्होंने काम जो है क्या में पाकिस्तान के वक्त किया था। बहुत कोशिश की हमारे कायदीन ने, सर सैयद अहमद खान ने भी बहुत बड़ी कोशिश की कि ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी रहे, बड़ा जोर लगाया, लेकिन एंड पे वो फेल हो गए। उन्होंने कहा नहीं, देयर आर टू नेशंस, हिंदू और मुसलमान अलग नेशन है। यही काम अल्लामा इकबाल ने किया। अल्लामा इकबाल तो बात करते थे ना कि हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा, यानी हिंदुस्तान की बात करते थे वो, लेकिन बाद में वो भी डिसइल्यूशन हो गए, एम्बेरस हो गए। इतना फ्रस्ट्रेट किया है नैरो माइंडेडनेस ऑफ हिंदू ज़ायनिस्ट्स ने कि दिसंबर 1930 को उन्होंने कहा कि बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है कि ये दोनों हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह सकें, इनके लिए सेपरेट मुल्क होना चाहिए।
अल्लामा इकबाल इस नतीजे पे पहुंचे। आगे चल के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी थे, जो इतने ज़्यादा उनकी रिलेशनशिप थी और वो जो खुद को कहते थे आई वांट टू बी गोखले ऑफ मुस्लिम्स, वो दादा भाई नूरू जी इनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। और ये जो जितने भी बड़े हिंदू लीडर्स थे उनके साथ उनकी बहुत बड़ी रिलेशनशिप थी। पहले वो कांग्रेस के मेंबर थे जिन्ना साहब, बाद में मुस्लिम लीग के वो मेंबर बनते 1913 में। उन्होंने हद्दुल वसा कोशिश की और उनकी कोशिशों के नतीजे में लखनऊ पैक्ट आया 1916 में, लेकिन उनकी सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं। और कोशिशों के फेलियर का जो पहली बड़ी एपिसोड है वो नेहरू रिपोर्ट होती है और फाइनल एपिसोड आती है कांग्रेसी वजारतें 1937 से 39 वाली, जब ये वंदे मातरम भी शुरू कर देते हैं, विद्या मंदिर स्कीम, वर्धा स्कीम, इस तरह की और जितनी चीज़ें ये शुरू करते हैं। तो जिन्ना साहब भी एम्बेरस हो गए। तो फिर एंड पे यही नतीजा निकला कि जब तुम हमें हमारे राइट्स नहीं दोगे तो फिर हम अलहदा वतन लेंगे। फिर अलहदा वतन लिया गया और जिन्ना साहब ये कहते थे मुसलमानों ने हिंदुस्तान इस बात को रियलाइज़ करेंगे आफ्टर सर्टन टाइम, और अभी वो टाइम आ गया है, इनको रियलाइज़ हो रहा है। रियलाइज़ करें, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें और इनको बताएं कि ये जो हमारे राइट्स हैं ये आपने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करना, वो हमारे राइट्स हैं, आप हमें देंगे। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो जितनी बुनियादी शहरी आज़ादियाँ आप उनको इंश्योर करेंगे। अगर आप इंश्योर नहीं करेंगे, जो 1950 के जो आइन हिंदुस्तान के अंदर हमें दी हुई हैं, अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे तो फिर आप आइन की वायलेशन करेंगे। तो जो आइन है सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है, जो हुकूमत आइन की वायलेशन करेगी तो फिर उसके खिलाफ क्या इकदाम होना चाहिए, उसके खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में ही जाना है। जब सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ ना मिले तो फिर आप किधर जाएंगे, फिर आप सड़कों पे ही आएंगे। फिर आपको इंसाफ जब आइन नहीं दे रहा, आपकी हुकूमत नहीं दे रही, आपकी मदरलैंड नहीं दे रही, आपकी अदालत उज़्मा नहीं दे रही, तो फिर आप किधर जाएंगे। आपने अमेरिका से जाकर तो इंसाफ नहीं लेना, रशिया से जाकर तो इंसाफ नहीं लेना, फिर लोग कैसे इंसाफ लेंगे। फिर लोग बाहर आके सड़कों पे इंसाफ लेंगे। फिर जो इंसाफ होगा वो उससे सिविल वॉर होगी, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो उस नहज पर पहुंचने से पहले जो मुसलमानों के राइट्स हैं वो आप उनको ग्रांट करें। और ये जो लंबी लंबी ज़ुबानें खोलते हैं आरएसएस के बदमाश, इनसे रोकें और उनको बोलें कि तमीज़ से बात करनी है। जिस हर एक का मज़हब उसको अजीज़ है, हिंदुओं को उनका मज़हब अजीज़ है, ईसाइयों को उनका है, बुद्ध मतों को उनका है और मुसलमानों को उनका मज़हब अजीज़ है। किसी के मज़हब के ऊपर, किसी के पैगंबर पे, किसी की किताब पे, किसी के शियार के ऊपर बात ना करें। जब बात करेंगे तो फिर बात बढ़ेगी, जब बात बढ़ेगी तो मुल्क की जो सॉवरेनिटी है, मुल्क की जो यूनिटी है, मुल्क की जो कोहिजन है, मुल्क की जो पावर है वो मुतासर हो जाएगी। तो इससे हिंदुस्तान की जो पावर एशलोन है उसको ये समझना चाहिए और टाइमली मेजर्स लेना चाहिए। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। Up till next time, thank you very much. पाकिस्तान जिंदाबाद।